गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। तो आप सबको पता है कि हमने एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू की है 6 to 12 एसएसटी की। तो हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कवर कर लिया है, और जियोग्राफी का भी जो फर्स्ट चैप्टर था वो भी हमने कवर कर लिया है। तो आप लोगों को पता ही है कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ही, यूपीएससी तक भी एनसीईआरटी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। और अभी हम फ़िलहाल सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अभी जुलाई में सीटेट होगा और केवीएस की भी वैकेंसी निकलने वाली हैं। तो देखिए, साथ साथ तैयारी करते रहिएगा, बहुत अभी टाइम बाकी है। ठीक है, तो अगर अभी से आप लोग शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम सारा कवर कर लेंगे। तो चलिए, आज हम हिस्ट्री का अपना दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो कौन सा अध्याय है हमारा? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। ठीक है, ये तुषार के बारे में बता रहा है, कहीं जा रहा था। ठीक है, तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी। तो जो उसके चाचा जी थे, तो उसने तुषार को बताया कि क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ 150 साल पहले ही रेल की जो यात्रा है वो शुरू हुई थी। बस तो बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। ठीक है, जो बस है उसके कुछ बहुत साल बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? ठीक है, पर ऐसी बात नहीं थी। एक जगह लोग नहीं रहते थे, वो अपनी यात्राएं करती रहते थे। पैदल यात्रा चलती थी, रेल मतलब वो जो बैलगाड़ी होती थी। ठीक है, ऐसे। तो चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, उसके बारे में हम जानेंगे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह क्यों कहते थे? क्योंकि वह भोजन के खोज में इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो खाद्य संग्राहक क्या होते हैं? जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, अपने लिए जो खाना इकट्ठा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? खाद्य संग्राहक। ठीक है, आखेटक मतलब इधर उधर घूमने वाले। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ऐसा करने के उनके कई कारण थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या कारण रहे होंगे उनके इधर उधर घूमने के। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, तो आसपास के जो पौधों, फलों और जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ठीक है, पहला कारण क्या था कि वो एक जगह पे रहते थे, रहते रहते मतलब उनको खाने के लिए चाहिए, तो वो आसपास के जितने भी पौधे होते हैं, मतलब जंगल में अगर ठंड लगी तो पौधों को काट कर जलाने का काम करते थे, फल खाते थे, जानवरों को भी मार कर खा जाते थे। तो एक ही जगह पर अगर रहेंगे तो उनका जो खाने का सामान है वो समाप्त हो जाएगा, जानवर भी वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए उनको खाने की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है, दूसरा कारण दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह
जाया करते थे। ठीक है, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते। जैसे देखिए हिरन है, मवेशी है, वो चारा खाते हैं तो वो अपने एक जगह अगर खाते रहेंगे तो वहाँ का चारा समाप्त हो जाता है, तो वो मतलब दूसरी जगह पे जाते हैं। और अगर जब जानवर ही दूसरी जगह जाएंगे तो जो इंसान है वो भी शिकार के लिए उन जानवरों के पीछे पीछे जाते थे। ठीक है, तीसरा कारण तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है हर एक फल का, हर एक फूल का अपना अपना मौसम होता है। जैसे गर्मियों में आम आते हैं तो सर्दियों में वो नहीं आते, ऐसे ही जो सर्दियों में चीज़ें मिलती हैं वो गर्मियों में नहीं मिलती हैं। तो ठीक है, तो उसकी तलाश में ही वो इधर उधर घूमते रहते थे मौसम के कारण। ठीक है, और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन संभव ही नहीं है, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। ठीक है, कुछ जो नदियाँ होती हैं उनका पानी कभी नहीं सूखता, और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पानी कब आता है, जब बारिश होती है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, अगर एक जगह से नदियाँ सूख जाती है, जिन नदियों में बारिश आती है तभी पानी आता है, तो उस नदियों का पानी सूख जाता है, तो उसके बाद जो लोग हैं उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पानी की तलाश में जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम में के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, क्योंकि लकड़ियों के जो औजार बने होंगे वो तो गल गए होंगे, है ना, तो पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, देखिए कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए ये इधर दिखाया गया है पत्थर के औजार। ठीक है, इंसान के खाने के योग्य जड़ों को खोदने के लिए, इधर देखो ये पेड़ लगा रहे हैं, इनको खोद रहे हैं ना नुकीला बनाकर, और ये कपड़ा सील रहे हैं। ठीक है, ये जानवर की खाल है उस टाइम पे तो। ठीक है, रहने की जगह निर्धारित करना, तो ये मानचित्र में दिखाया गया है। आगे देखेंगे, जो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं, और जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, ये इधर जो ये रेड कलर का दिखाए गए हैं ये पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। जैसे पुरापाषाण पुरास्थल कौन से हैं, ये कुरनूल की गुफाएं, हुंसगी, भीमबेटका। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक ये मैप देख लीजिएगा आप। ठीक है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते जहां अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में था। ठीक है, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली। गुफाएं व कंदराएं कहाँ मिली, भीमबेटका पे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि गुफाएं एवं कंदराएं, और आपको मतलब मैचिंग के लिए दे देगा ऑप्शन में, तो आपको मैच करना है। ठीक है, तो गुफाएं व कंदराएं कहाँ मिली, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश।
लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप बता सकते हैं कि लोग इनमें क्यों, ये मतलब ये गुफाएं इन्होंने रहने के लिए क्यों चुनी? तो बताइए। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है, देखते हैं। ये एक शैल चित्र बनाया गया है। इसमें ये हिरन आगे दौड़ रहा है और ये पीछे इंसान इसके पीछे। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए, तो ये चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। पूरा स्थल, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, एक सेकंड, देखिए, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पूरा स्थल जमीन के अंदर भी, जमीन के ऊपर भी और समुद्र और नदियों के तल में भी। ठीक है। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं आग की खोज कहाँ मिली। ठीक है। कुरनूल गुफा, ठीक है, राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल गुफा में। ठीक है। कुरनूल गुफा, यहाँ पर क्या मिला है? राख के अवशेष। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोगों आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये पूछ रहा है कि जो आज है, हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं? बताइएगा, क्या किस लिए करते हैं? नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। तो आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पुरापाषाणिक काल। यह दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है। पुरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन, और पाषाण पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है। जो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान कौन सा काल माना जाता है? पुरापाषाण काल। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किस काल को? पुरापाषाण काल को। और कब से कब तक माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। ठीक है। और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। एक आरंभिक है, दूसरा मध्य है, और तीसरा क्या है? उत्तर पुरापाषाण युग। ठीक है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिसमें पर्यावरण के रिलेटेड मतलब कुछ भी बताया गया है, वो कब मिला है? मेसोलिथ में, मतलब मध्य पाषाण युग उसको कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। जो मध्य पाषाण युग है उसका समय कब से कब तक माना जाता है? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। ठीक है। और जो पूरा पाषाण काल था उसका समय कब से कब तक माना गया है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। ठीक है। जब पूरा पाषाण काल खत्म होता है तब से मध्य पाषाण काल शुरू हो जाता है, 12,000 से 10,000 साल पहले तक। ठीक है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है। छोटे होने के कारण उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल। ठीक है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। मतलब जो लकड़ियों के मुट्ठे क्या होते हैं? जो मतलब लोहे की कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे जो लकड़ी का वो लगा देते हैं पकड़ने के लिए। ठीक है।
साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ठीक है, जो पुरापाषाण में जो भी औजार थे वो मतलब मध्य पाषाण काल में भी बनाए जा रहे थे साथ साथ। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है? जो नया हो। ठीक है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम होंगे। जो पुराने समय में जो भी नाम रहे होंगे वो हमें नहीं पता है, इसलिए हम आज अपने हिसाब से जो आज नाम रखे हैं वही पुरानी चीज़ों के नाम रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, बदलती जलवायु नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गायें जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, जो जब जलवायु बदली तो मतलब 12,000 साल पहले जब जलवायु में परिवर्तन आए तो घास के मैदान बनने लगे, और जब घास के मैदान मैदान बनेंगे तो उन मतलब वो जानवर सामने आए जो मतलब घास खाकर ही जिंदा रह सकते हैं, बाकी मतलब ख़त्म हो गए। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। ठीक है, मतलब जो ये जानवर हैं, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, इनका जो शिकार किया करते थे वो फिर वो लोग उनके पीछे आए। वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे कि वो कैसे मतलब क्या चीज़ खाते हैं, कैसे रहते हैं, ज़्यादा आक्रामक तो नहीं है। ठीक है, हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली की भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, मतलब लोग उनके बारे में जानने लगे कहीं ये ज़्यादा हिंसक तो नहीं है। अगर हिंसक नहीं तो हम इनको पाल सकते हैं। ठीक है, अपने साथ रख सकते हैं अगर ये हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे तो। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। जैसे ही लोग किसी स्थान पर रहते थे तो कोई चीज़ खाते थे उनको ऐसे ही फेंक देते थे, तो मतलब जब वो उगने लगती थी तो उनका ध्यान उनके ऊपर जाता था। ठीक है, तो उनको लगा कि अगर ये मतलब इस मौसम में ये चीज़ें उगती हैं तो एक स्थान पर रह के मतलब उन चीज़ों को उगाना शुरू किया उन्होंने। उन- उनको मतलब बटोरना शुरू किया, उन चीज़ों को खाना शुरू किया फिर उन्होंने। ठीक है, और वो धीरे धीरे उन चीज़ों की कृषि करने लगे और वो क्या बन गए? किसान, कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सबसे पहले कौन से जानवर को उन्होंने पालतू बनाया? कुत्ते को, जो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगलों जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। तो पहले लोग क्या बने? कृषक। जब उन्होंने मतलब उनको समझ आया कि ऐसे हम कृषि कर सकते हैं, मतलब गेहूँ, जौ और धान वो मतलब उगा सकते हैं, तो उन्होंने पहले एक जगह रह के उनको इकट्ठा करके तो मतलब उगाना शुरू किया और वो कृषक बन गए। और फिर धीरे धीरे वो मतलब पशु पालने लगे। ऐसे पशु पालने लगे, वो वाले जानवर उन्होंने पाले जो मतलब ज़्यादा हिंसक नहीं थे और उन मतलब जो झुंडों में रहते थे। ठीक है, और वो क्या बन गए? पशुपालक। तो ये
क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पाला, बताइए क्यों पाला भाई। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब जो आई एम सॉरी, जो मतलब लोग पौधे उगाने लगे और जो जानवरों की देखभाल करने लगे उनको क्या नाम दिया गया, बसने की प्रक्रिया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से अलग रहते थे। इसलिए इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। ठीक है, अगर हिंसक होंगे, अगर वो शेर को, टाइगर को और इन हाथी को पालने लगेंगे तो वो उन्हीं को मार के खा जाएंगे भाई। इसलिए सॉरी, हाथी तो नहीं खाता है, हाथी तो पेड़ पौधों को ही खाते हैं। लेकिन अगर वो शेर, इस तरह के जानवरों को, जंगली जानवरों को अगर वो पालेंगे तो लोगों को ही खा जाएंगे। इसलिए वो मतलब ऐसे जानवरों को पालते थे जो अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग भी छोटे होते हैं, है ना, तभी तो उनको पालते हैं। इन दांतों को ये दिखाए गए हैं दांत, एक जंगली सुअर का है जो बड़े वाला और पालतू सुअर का है ये छोटे वाला। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एक नवीन शैली। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो आप यूट्यूब फैसिलिटी देता है कि आप उसको कम कर सकते हैं, और जिसको कम लग रही है वो ज़्यादा भी कर सकता है, अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। ठीक है, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोग को इसे भंडारण की बात सोचनी पड़ती। एक सेकंड। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब बताइए। ठीक है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, तो ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनके दूध भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, उनसे क्या प्राप्त हो सकता है? दूध, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों से पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताइए मतलब भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें क्या 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 प्राप्त होता है, और आज हम जानवरों का उपयोग किस लिए करते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें कई नीले वृक्ष दिखे हैं? एक सेकेंड। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। कहाँ कहाँ पाए गए हैं? उपमहाद्वीप में। इनमें से बहुत पश्चिमोत्तर में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। ठीक है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई के मिले खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर तो चलिए चलते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में। तो कहाँ है बुर्ज होम? कश्मीर में, वर्तमान कश्मीर में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो गड्ढे के नीचे घर कौन बनाता था? बुर्ज होम के लोग। ठीक है, जिसे क्या कहते थे? गर्तावास। ठीक है। बुर्ज होम कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में। और यहाँ के जो लोग हैं वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन घरों को क्या कहते थे? गर्तावास। ठीक है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, जमीन के नीचे घर बनाने से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सीटेट में जो है, जब मैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी तो उसमें ऐसे की ऐसी मतलब ये लाइन उठा के दे रखी है कि झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर जो आग जलाने की जगह है वो कहाँ पे मिली है? बुर्ज होम में, कश्मीर में। ठीक है। और गड्ढे के नीचे कहाँ पे लोग रहते थे? बुर्ज होम में। उन्हें क्या कहते थे? गर्तावास। ठीक है। और अंदर बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह कहाँ मिली है? बुर्ज होम में। एक गर्तावास का चित्र ये इधर, अच्छा ये बनाने के लिए बोल रहे हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। ठीक है। इनमें वे भी औजार हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त कर अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। वो तो हमारे मतलब दादा दादी की टाइम पे भी होता था ना, ओखली और मूसल, और आज के टाइम पे भी काफ़ी घरों में मिल जाएगा। इसमें मसाले कूटे जाते हैं, है ना। मसाले भी मतलब कूटे जाते हैं, जैसे सर्दी के मौसम में खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो बाजरे की वो कूटा जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। देखिए, है ना, बता रहे हैं। उसी तरह प्राचीन पस्तयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। ठीक है, ये देखिए नवपाषाण के कुछ उपकरण हैं, ये पत्थर से बनाए गए हैं। इनको आगे से नुकीला कर दिया गया है घिसा के। नवपाषाण युग के प्रस्थलों में से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले? नवपाषाण युग से। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक
पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, कपास के मतलब पौधे उगाना शुरू कर दिया था उन्होंने। फिर मतलब उससे ही मतलब कपड़े की तैयारी भी करनी शुरू कर दी थी, कपड़े की बुनाई शुरू कर दी थी। कब कर दी थी? नवपाषाण युग में। और जो मिट्टी के बर्तन है कब मिले? नवपाषाण युग में मिले। ठीक है, और इनका प्रयोग किसके लिए किया करते थे? जैसे अनाज रखने के लिए, खाना पकाने के लिए। ठीक है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही नजर आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई लोग कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे हैं, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालना आरंभ कर लिया था, अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, कुछ लोग शिकार किया करते थे, कुछ ने पशुपालना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोग पशु मतलब कृषक भी बन गए थे, खेती करना शुरू कर दिया, पशुपालना शुरू कर दिया, और मतलब मौसम के अकॉर्डिंग इधर उधर अपनी जीविका के लिए जाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। चलिए देखते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो कहाँ है? ईरान जाने वाले रास्ते पे जो बोलन दर्रा है उसके पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। ठीक है, मेहरगढ़ में जो है सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू कर दिया था, सीख लिया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि सिर्फ स्त्रियों ने या सिर्फ पुरुषों ने? तो मतलब दोनों ने ही शुरू किया था, गेहूं और जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा मतलब कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। देखिए ये दिखाए गए हैं आयताकार में। इधर एक सेकंड, सॉरी, आई एम सॉरी। तो देखिए इधर दिखाएगा ना, ये आयताकार में मतलब घरों के अवशेष भी मिले हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि मृत्यु के बाद भी मतलब जीवन होता है, उनको खाने की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्हें मतलब मृतक के साथ ही उन चीज़ों को दफना दिया जाता था। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो ये पूछेंगे ऐसे कि मतलब कब और कौन सी जगह पे जो मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया? तो मेहरगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ में। इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए दिखाई गई है ना इधर। तो ये अन्यत्र। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। ये फ्रांस की एक गुफा है जिसमें चित्रकारी की गई है। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की गुफा का एक चित्र है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग
20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कुछ जानवरों के चित्र भी हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, मतलब ये सारी चीज़ें दिखाई, मतलब जो ये जानवर हैं इनकी चित्रें बनाई गई हैं। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। किससे बनाया गया? लौह अयस्क और चारकोल खनिज पदार्थों से। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारी द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। देखिए, ये एक नवापाषाण पुरस्थल। नवापाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरस्थलों में से एक चताल हयूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। तो सीरिया से क्या आया? चकमक पत्थर। लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से शायद बन सकता है चकमक पत्थर, कहाँ से? सीरिया से। ठीक है, लाल सागर की क्या है? कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो या ये कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय ज्योग्राफी की क्लास में। ठीक है, मिलते हैं ज्योग्राफी की क्लास में।